नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि नीति आयोग के मुताबिक भारत अपने इतिहास के शायद सबसे बुरे, सबसे गंभीर जल संकट से जूझ रहा है? जी। करीब 60 करोड़ लोग, मतलब देश की लगभग आधी आबादी, पानी की बहुत ज्यादा कमी महसूस कर रही है। हाँ, ये आंकड़े तो हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल लगभग 2 लाख लोग सिर्फ इसलिए जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता। ये आंकड़े सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये आंकड़े वाकई एक बहुत गंभीर तस्वीर पेश करते हैं और यही आज हमारी गहन चर्चा का विषय है, भारत में पानी का ये गहराता संकट। ये सिर्फ आप देखें पानी की कमी का मसला नहीं है। ये एक जटिल गुत्थी है जिसके तार हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, मतलब सबसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आज की ये चर्चा पीएमएफआईएस द्वारा जो विश्लेषण दिया गया है उस पर आधारित है। ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक जाना माना नाम है और अक्सर ऐसे मुश्किल मुद्दों का गहरा विश्लेषण पेश करते हैं। जी, तो हमारा मकसद है इस विश्लेषण की मदद से संकट के तह तक जाना। इसके असली कारण क्या हैं, परिणाम क्या हो रहे हैं, और ये भी जानना कि इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं या हो सकती हैं। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि ये संकट असल में कितना बड़ा है, क्यों है, इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है और क्या जो मौजूदा समाधान है वो काफी है। यानी हम कोशिश करेंगे कि इस बड़ी पहेली के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर समझ सकें। चलिए, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जब हम कहते हैं जल संकट या जल की कमी, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है? क्या कोई तय पैमाना है इसका? हाँ, है। देखिए, विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी इलाके में हर व्यक्ति के लिए सालाना मतलब एक साल में पानी की उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम हो जाती है। अच्छा, 1700 क्यूबिक मीटर। जी, तो उसे जल तनाव या वाटर स्ट्रेस की स्थिति कहते हैं। मतलब पानी पर दबाव है। और अगर ये 1000 घन मीटर से भी नीचे चली जाए तो वो फिर जल की कमी यानी वाटर स्कैर्सिटी कहलाती है। तो हम कहाँ है इसका माने पर? भारत फिलहाल जल तनाव वाली श्रेणी में है। मतलब 1700 से नीचे तो हम आ ही चुके हैं। और ये देखिए, ये सीधे तौर पर जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य नंबर 6 से, SDG 6 जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाला। बिल्कुल, जिसका मकसद है कि 2030 तक सबके लिए साफ पानी और सफाई पक्की हो। पर हमारी स्थिति तो थोड़ी चिंताजनक लगती है उस लक्ष्य के हिसाब से। चिंताजनक तो है ही। दुनिया की 17% आबादी हमारे यहाँ रहती है, पर दुनिया का जो ताज़ा पानी है, मीठा पानी, उसका सिर्फ 4% हिस्सा हमारे पास है। ये गैप तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और ये चुनौती लगातार बढ़ भी रही है। आप देखिए, जलवायु परिवर्तन है, उससे मौसम बदल रहा है। हाँ, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता कभी कभी। बिल्कुल। फिर बढ़ती आबादी, विकास की ज़रूरतें और सबसे बढ़कर पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल, खासकर खेती में, ये सब मिलकर पानी की उपलब्धता को और कम कर रहे हैं। वह नीति आयोग की रिपोर्ट जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक वाली। जी, CWMI रिपोर्ट। हाँ, वो इसे यूं ही इतिहास का सबसे बुरा जल संकट नहीं कहती। फिर 60 करोड़ लोग, मतलब इतने लोग पानी के गंभीर तनाव में जी रहे हैं। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और साफ होती जाती है। जैसे 2021 में प्रति व्यक्ति सालाना पानी की उपलब्धता करीब 1486 घन मीटर थी। यानी 1700 वाली तनाव रेखा से पहले ही नीचे। हाँ, पहले ही नीचे। और अनुमान ये है कि 2025 तक ये गिरकर 1341 हो जाएगी और 2050 तक शायद सिर्फ 1140 घन मीटर रह जाएगी। ओ, ये तो मतलब हर साल कम होती जा रही है। हाँ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो भविष्य की एक बहुत डरावनी तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ पानी की मात्रा या क्वांटिटी का सवाल नहीं है। पानी की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है। हाँ, वो 2 लाख मौतें वाली बात। जी, जैसा आपने शुरू में बताया, नीति आयोग का ही कहना है कि हर साल 2 लाख मौतें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि साफ पानी नहीं मिलता। करीब 75% घरों तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचता ही नहीं है। 75%? हाँ, और अंदाजा ये है कि 2030 तक देश की 40% आबादी को पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। 40%? मतलब लगभग आधी आबादी। हाँ। और जमीन के नीचे को पानी, भूजल, उसकी क्या हालत है? सुना है वो भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि हालत और भी नाजुक है। देखिए, भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
मतलब दुनिया भर में जितना भूजल इस्तेमाल होता है उसका 25% से ज्यादा हिस्सा हम ही निकालते हैं। 1/4 से ज्यादा? जी, सोचिए जैसे हम अपने बैंक के सेविंग अकाउंट से बस पैसे निकालते जा रहे हों और ये सोच ही नहीं रहे कि उसमें वापस जमा भी कुछ हो रहा है या नहीं। और इससे भी बुरी खबर ये है कि हमारा लगभग 70% भूजल प्रदूषित है, कंटैमिनेटेड है। 70%? हाँ, विश्व बैंक की एक वैश्विक जल संकट रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार पानी की गुणवत्ता के मामले में भारत 122 देशों की सूची में 120वें नंबर पर था। 120वें? मतलब लगभग सबसे नीचे। ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। निश्चित रूप से। और ये हमें सीधे ले जाता है इस संकट के कारणों की तरफ। आखिर हम इस हालत तक पहुंचे कैसे? हाँ, ये समझना जरूरी है। क्या मुख्य वजह हैं? इसे मोटे तौर पर हम कुछ मुख्य वजहों में बांट सकते हैं। पहली तो है मांग और आपूर्ति का बिगड़ता संतुलन, डिमांड और सप्लाई का गैप। नीति आयोग का ही अनुमान है कि 2030 तक भारत की पानी की कुल मांग जितनी होगी वो उपलब्ध आपूर्ति से दुगनी हो जाएगी। दुगनी? जी, और 2041 से 2080 के बीच तो भूजल की कमी तिगुनी हो सकती है। तिगुनी? हाँ, और दक्षिण भारत की स्थिति थोड़ी और ज्यादा नाजुक है क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो पानी को ज्यादा सोखकर या जमा करके नहीं रख पाती। उनकी जल धारण क्षमता कम होती है। अच्छा, और दूसरी वजह? दूसरी बड़ी वजह है पानी का कुप्रबंधन और अत्यधिक दोहन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। खासकर खेती में। जैसे पंजाब हरियाणा में धान की खेती, उसमें तो बहुत पानी लगता है, सुना है। बिल्कुल, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान जैसी ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों के लिए भूजल का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। इसने वहां जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत बहुत नीचे गिरा दिया है। इसके अलावा शहरों का जैसे बेतरतीब फैलाव हो रहा है, अनियोजित शहरीकरण जिसे कहते हैं। हरियाली कम हो रही है और तालाबों झीलों पर कब्जे हो रहे हैं। हाँ, वो बेंगलुरु वाला उदाहरण तो बहुत मशहूर है। जी, क्लासिक बन गया है। 1961 में जहां 262 झीलें थी, अब मुश्किल से 81 बची हैं। तो जो पानी सोखने और जमा करने की जमीन की कुदरती क्षमता थी वो हमने खत्म कर दी है। और तीसरा कारण शायद प्रदूषण होगा। बिल्कुल, तीसरी वजह है प्रदूषण और अतिक्रमण। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, शहरों का बिना साफ किया सीवेज, ये सब सीधे नदियों और झीलों में बहा दिया जाता है। हाँ, वो बेलंदूर झील की तस्वीरें देखी थी, झाग ही झाग। हाँ, वो इसी प्रदूषण का नतीजा है। और साथ ही सड़कें बनानी है, इमारतें बनानी है, उसके चक्कर में हम तालाब, झीलें, दलदली जमीनें जो वेटलैंड्स हैं इनको पाट रहे हैं, जबकि असल में पानी को सहेजने वाले कुदरती खजाने थे। और इन सब के ऊपर जलवायु परिवर्तन की मार अलग से। मॉनसून का कभी ज्यादा कभी कम होना, कभी बाढ़ कभी सूखा। हाँ, उसने पानी की उपलब्धता को और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मतलब अप्रत्याशित बना दिया है। तो ये तो हो गए कारण, लेकिन क्या व्यवस्था में भी कुछ कमी है, मतलब गवर्नेंस लेवल पर? बिल्कुल, और ये शायद एक बहुत अहम पहलू है। बुनियादी ढांचे और शासन यानी गवर्नेंस की कमियां। हमारे पानी सप्लाई के नेटवर्क अक्सर पुराने हैं, उनमें लीकेज बहुत होती है। अच्छा। ट्रीटमेंट प्लांट कम है, पानी जमा करने की क्षमता, स्टोरेज फैसिलिटी वो अपर्याप्त है। नतीजा, बहुत सारा पानी सप्लाई के दौरान ही लीक हो जाता है या बेकार चला जाता है। और पानी का प्रबंधन भी बिखरा हुआ है। जैसे सतह का पानी यानी नदी तालाब का पानी और भूजल, इनके लिए अक्सर अलग अलग सरकारी विभाग होते हैं। हाँ, होते हैं। उनमें तालमेल की कमी रहती है, तो एक समग्र एकीकृत योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। और फिर राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर जो झगड़े होते हैं, जैसे कावेरी का या कृष्णा नदी का, हाँ, वो तो राजनीतिक रंग ले लेते हैं और मामले को और उलझा देते हैं। इसमें एक आम नागरिक वाला पहलू भी है ना। शायद हम में से कई लोग पानी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एक मुफ्त की चीज मानकर चलते हैं और उसे बचाने की जरूरत नहीं समझते। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जागरूकता की कमी कह लीजिए, या वो सोच कि पानी तो है ही, इसके संरक्षण की जरूरत उतनी गंभीरता से महसूस नहीं होती। पानी बचाने की सोच अभी हमारी आदत में उतनी गहराई से उतरी नहीं है। तो ये सारे कारण मिलकर एक भयानक तस्वीर बना रहे हैं। और इसका असर किन किन चीजों पर पड़ रहा है? 50 तक भारत की जीडीपी को 6% तक कम कर सकता है। 6%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है, ये भारत की आर्थिक तरक्की पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा सकता है। सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था का 6% हिस्सा सिर्फ पानी की कमी की वजह से खत्म हो सकता है। ये कई छोटे उद्योगों की कुल कमाई से भी ज्यादा है। और सामाजिक असर?
हेल्थ वगैरह पर? वो भी कम नहीं है। गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं, कुपोषण बढ़ता है, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है और फिर इलाज का खर्च वो गरीब परिवारों की कमर तोड़ देता है। पर्यावरण पर तो असर होगा ही, जाहिर है। बिल्कुल। पानी की कमी और प्रदूषण से पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारी पूरी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी खतरे में है। कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। हमारे नदी, जंगल जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ सकते हैं। इसका असर तो फिर हमारे देश के अंदरूनी रिश्तों पर भी पड़ता होगा, राज्यों के बीच। हाँ, बिल्कुल। पानी का ये संकट राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ाता है, जैसे कावेरी या कृष्णा नदी के मामले में हमने देखा है। इससे क्षेत्रीय भावनाएं भड़क सकती हैं, जो देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। और बाहर के देशों के साथ, पड़ोसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पानी एक मुद्दा बन सकता है और बन भी रहा है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जो बड़े बांध बना रहा है या बनाने की योजना बना रहा है, हाँ, उसकी खबरें आती रहती हैं। उससे भारत में चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि इससे नीचे की ओर मतलब भारत में पानी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। तो पानी भविष्य में पड़ोसी देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बन सकता है। ये हालात वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करते हैं। इतनी सारी वजह हैं, इतने गहरे असर हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या इससे निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए भी जा रहे हैं? मतलब सरकारी स्तर पर क्या पहल हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। जैसे 2019 में जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया था, JSA जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका मुख्य फोकस पानी बचाना, जमीन में पानी का स्तर बढ़ाना यानी रिचार्ज, और बारिश के पानी को जमा करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर है। शुरू में ये देश के उन 256 जिलों में था जहां पानी की किल्लत सबसे ज्यादा थी। अच्छा। पर अब इसका दायरा बढ़कर भारत के सभी 740 जिलों तक कर दिया गया है। और भूजल के लिए भी तो कोई योजना थी, अटल भूजल योजना। जी बिल्कुल, अटल भूजल योजना ये खासकर उन 7 राज्यों पर केंद्रित है जहां भूजल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और इसका लक्ष्य है टिकाऊ भूजल प्रबंधन और पुनर्भरण को बढ़ावा देना। और वो तालाब बनाने वाली योजना, अमृत सरोवर? हाँ, अमृत सरोवर मिशन। इसके तहत देश भर में जल संरक्षण के लिए 50,000 जल निकायों मतलब तालाब या झीलें बनाने या उन्हें पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है, और हर एक कम से कम 1 एकड़ का हो। और घरों तक पानी पहुंचाने के लिए नल से जल। जी, वो जल जीवन मिशन का हिस्सा है, नल से जल योजना। इसका बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। और गंगा नदी के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम? हाँ, नमामि गंगे कार्यक्रम भी चल रहा है। गंगा नदी को साफ और अविरल मतलब लगातार बहती हुई बनाने पर इसका फोकस है। इसके 2 मुख्य पहलू हैं, निर्मल धारा यानी प्रदूषण मुक्त, और अविरल धारा यानी उसका प्रवाह बना रहे। इन सब कामों में तालमेल बिठाने के लिए एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया था, है ना? जल शक्ति मंत्रालय। जी बिल्कुल, अलग अलग मंत्रालयों को मिलाकर एक समर्पित जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। ये मंत्रालय साफ पीने के पानी, राज्यों के बीच पानी के झगड़ों को सुलझाने और गंगा को पुनर्जीवित करने जैसे अहम मुद्दों की जिम्मेदारी संभालता है। इनके अलावा भी कुछ है? कोई राष्ट्रीय नीति या कार्यक्रम? हाँ, देश की एक राष्ट्रीय जल नीति है, नेशनल वाटर पॉलिसी। वो पानी बचाने और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने पर जोर देती है, खासकर बारिश के पानी को जमा करने की बात करती है। फिर भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम भी है। ये क्या करता है? एक्विफर मैपिंग वाला? इसके तहत जमीन के नीचे पानी के जो भंडार हैं, जिन्हें एक्विफर्स कहते हैं, उनकी मैपिंग की जा रही है, ताकि पता चले कहाँ कितना पानी है, कैसी गुणवत्ता है, और फिर उसके हिसाब से वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना बनाई जा सके। और एक मिशन से भागीता का भी जिक्र था स्रोत में। जी, वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने शुरू किया है। ये खास तौर पर आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड्स के संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। वेटलैंड्स बहुत जरूरी हैं पानी सहेजने और साफ करने के लिए। तो मतलब योजनाएं तो काफी हैं, सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है, फिर भी संकट गहराता रह रहा है। ऐसा क्यों? क्या जमीन पर इनका असर उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहा? कहीं तालमेल की कमी है या लागू करने में चुनौतियां हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना बिल्कुल दूसरी बात। चुनौतियां तो कई हैं,
जैसे आपने कहा, अलग-अलग योजनाओं और विभागों में बेहतर तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण करना, मतलब लोगों को सिखाना, ट्रेन करना, और सबसे जरूरी, लोगों को इन प्रयासों से जोड़ना। सिर्फ सरकारी कोशिशें काफी नहीं होंगी। सही बात है। तो हमें आगे के रास्ते के बारे में सोचना होगा। ऐसा रास्ता जिसमें सरकार के साथ साथ समाज और हर व्यक्ति की भी भूमिका हो। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है और क्या करने की जरूरत है? समाधान क्या है? देखिए, एक अहम दिशा तो ये हो सकती है कि हम अपनी पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों को फिर से जिंदा करें। पारंपरिक? जैसे राजस्थान के जोहड़ हैं, बिहार के आहर पाइन है, या तमिलनाडु की कुड़ीमारमत व्यवस्था। ये सदियों से स्थानीय स्तर पर पानी सहेजने के बहुत कारगर तरीके रहे हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। इन्हें आज की जो बारिश जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकें हैं, उनके साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये पारंपरिक तरीके आज की इतनी बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? शायद अकेले नहीं, लेकिन ये समाधान का एक अहम हिस्सा जरूर बन सकते हैं। और दूसरा पहलू है पानी की मांग को कम करने पर ध्यान देना। हाँ, सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ खपत घटाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, इसे कहते हैं मांग पक्ष प्रबंधन या डिमांड साइड मैनेजमेंट। इसमें ऐसी पहलें शामिल हैं जहां समुदाय मतलब लोग खुद पानी के प्रबंधन में आगे आते हैं, जैसे उत्तराखंड का स्वजल मॉडल है। अच्छा। भूजल पुनर्जीवन के कार्यक्रम भी इसी श्रेणी में आते हैं, जहां लोग मिलकर पानी बचाने और जमीन में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और खेती में पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर, इनको बड़े पैमाने पर अपनाना बहुत जरूरी है। प्रकृति आधारित समाधानों की भी आजकल बहुत चर्चा होती है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है प्रकृति के अपने तरीकों का इस्तेमाल करके पानी की समस्या को हल करना। जैसे दलदली जमीनों, वेटलैंड्स को फिर से ठीक करना, उन्हें रिस्टोर करना। ये पानी को साफ भी करती हैं और बाढ़ को भी रोकती हैं। अच्छा। नदियों के किनारे कृत्रिम बाढ़ के मैदान बनाना, ताकि बाढ़ का पानी फैलकर जमीन में जा सके, रिचार्ज हो सके। जंगलों का बेहतर प्रबंधन करना, ताकि मिट्टी पानी को ज्यादा सोख सके। ये तरीके अक्सर ज्यादा टिकाऊ होते हैं और कम खर्चीले भी। और तकनीक, टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल कैसे मदद कर सकते हैं? तकनीक तो बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश ने एक ऑनलाइन वाटर डैशबोर्ड बनाया है। वो पानी की उपलब्धता, इस्तेमाल, गुणवत्ता, इन सब की रियल टाइम जानकारी देता है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक जगह पर। हाँ, इससे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित क्लीन वाटर AI जैसे उपकरण हैं। ये पानी के कुशल उपयोग में, लीकेज का पता लगाने में, प्रदूषण की निगरानी में मदद कर सकते हैं। और साथ ही नियम कानून और नीतियां भी सख्त करनी होंगी, जैसे शहरों और गांवों में बारिश के पानी को जमा करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे अनिवार्य किया जा सकता है। तमिलनाडु ने किया है शायद। जी, तमिलनाडु ने किया है और उसके काफी अच्छे नतीजे भी मिले हैं। इस्तेमाल किए हुए पानी यानी वेस्ट वाटर को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकलिंग, और घरों से निकलने वाले कम गंदे पानी, ग्रे वाटर के प्रबंधन को भी बढ़ावा देना होगा। और एक विकल्प जिसका जिक्र आजकल काफी होता है, विलवणीकरण, डिसैलिनेशन, मतलब समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना। भारत की तट रेखा तो बहुत लंबी है, करीब 7,500 किलोमीटर। क्या ये एक बड़ा समाधान बन सकता है? ये निश्चित रूप से एक संभावना है, खासकर हमारे तटीय शहरों और इलाकों के लिए जहां ताजे पानी के स्रोत कम हैं। तकनीकें मौजूद हैं जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, RO या फ्लैश डिस्टिलेशन। आसान भाषा में कहें तो ये पानी से नमक को निचोड़ने या भाप बनाकर अलग करने जैसे तरीके हैं। लेकिन ये महंगा होगा शायद, और इसमें बिजली भी बहुत लगती होगी। हाँ, इसमें ऊर्जा काफी लगती है, ये सच है, और ये एक चुनौती है, लागत भी बढ़ाती है। लेकिन जैसे जैसे रिन्यूएबल ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा सस्ती हो रही है, विलवणीकरण ज्यादा व्यावहारिक होता जा रहा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 10-20 सालों में पानी के गंभीर संकट से बचने के लिए हमें विलवणीकरण को अपनी जल प्रबंधन योजनाओं का एक अहम हिस्सा बनाना ही होगा। लेकिन क्या ये छोटे शहरों या गांवों के लिए भी उतना ही संभव और सस्ता विकल्प है? ये सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये सवाल अपनी जगह वाजिब है। शायद अभी ये बड़े शहरों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। और पानी के प्रबंधन को लेकर 2015 में मिहिर शाह समिति ने भी कुछ अहम सिफारिशें दी थीं। हाँ, उनका क्या सार था?
मुख्य बातें क्या थीं? मिहिर शाह समिति की सिफारिशें असल में पानी के प्रशासन, वाटर गवर्नेंस में एक बड़े बदलाव का सुझाव देती थी। उनकी सबसे बड़ी सिफारिश थी कि सतह के पानी और भूजल का प्रबंधन करने वाली जो 2 अलग-अलग केंद्रीय संस्थाएं हैं, CWC और CGWB, हाँ, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड, उनका विलय कर दिया जाए। उन्हें मिलाकर एक एकीकृत राष्ट्रीय जल आयोग, नेशनल वाटर कमीशन बनाया जाए, ताकि पानी को एक समग्र संसाधन के रूप में देखा और प्रबंधित किया जा सके, टुकड़ों में नहीं। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। जी, उन्होंने ये भी कहा कि नए बड़े बांध बनाने पर जोर देने के बजाय जो मौजूदा बांध हैं, उनके बेहतर रखरखाव और प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने पानी के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर बहुत जोर दिया, ताकि योजनाएं ज्यादा असरदार बने और जवाबदेह भी हों। ये सिफारिशें असल में पानी के प्रति हमारी पूरी सोच बदलने का आह्वान थीं। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि भारत के जल संकट का कोई एक जादुई समाधान नहीं है ना? हाँ, हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। बिल्कुल। पारंपरिक ज्ञान को अपनाना होगा, नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, नीतियों को सख्त करना होगा और प्रशासन को सुधारना होगा। जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, शायद वो 5P वाला नजरिया अपनाना होगा। पीपल, लोग, प्लैनेट, ग्रह, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, पीस, शांति और पार्टनरशिप, साझेदारी। जी, तभी हम शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो संक्षेप में कहूँ, आज हमने भारत में पानी के संकट की गहराई को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि इसके कारण कितने फैले हुए हैं, खेती से लेकर गवर्नेंस तक, यहाँ तक कि राजनीतिक असर को भी जाना। हमने सरकारी कोशिशों पर नजर डाली और साथ ही पारंपरिक तरीकों से लेकर आधुनिक तकनीक तक कई संभावित समाधानों पर भी बात की। और ये चर्चा हम सबके लिए अहम है, क्योंकि पानी का ये संकट सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत से, हमारे स्वास्थ्य से और हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। ये सिर्फ पानी का संकट नहीं, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल बनता जा रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। इस चुनौती का पैमाना बहुत बड़ा है और समाधान भी कई तरह के हैं, सदियों पुराने पारंपरिक तरीकों से लेकर एकदम नई विलवनीकरण तकनीक तक। ऐसे में भारत को अपने जल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या तकनीकी आविष्कारों पर दांव लगाना बेहतर है, या नीतियों में बड़े बदलाव लाने पर फोकस करना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर हमारी आदतों और भागीदारी को बदलने पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए? या शायद इन सब का संतुलन? हाँ, शायद असली जवाब इन सब के सही संतुलन में ही छिपा है। इस पर विचार करना जरूरी है।